सोचिए, एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी जो न सिर्फ तारीख के धारे से कट कर चली बल्कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबों में भी अपने असरात छोड़े। एक ऐसी कौम जो सदियों तक छुपी रही मगर उसके इमामों का असर नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू और चर्चिल जैसे आलमी रहनुमाओं तक पहुंचा। उनके किले आसमानों से बातें करते थे, उनका इल्म यूरोप तक रोशनी फैलाने वाला था और उनका निज़ाम दावत दुनिया के खुफिया नेटवर्क से भी बेहतर था। तो सवाल ये है, इस्माइलियों का असल राज क्या है? हसन बिन सबा के फिदाइन या प्रिंस आगा खान का इंसानियत पर मबनी मिशन? आइए आज के इस वीडियो में हम उठाएंगे उस इस्माइली विरसे से जुड़े हर राज से पर्दा जो सदियों तक तारीख में छुपा हुआ है। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे फिरके पर है जिसकी तारीख निहायत मुनफरिद, पुरस्कार और इल्मी कारनामों से भरपूर है। हम बात कर रहे हैं इस्माइली शिया मुस्लिम कम्युनिटी की, जिन्हें आम तौर पर बहुत कम जाना जाता है, मगर उनका किरदार इस्लाम, साइंस, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स में गहरा और तारीखी है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस्माइली फिरके की इब्तिदा कैसे हुई, उनका खुफिया दावती निज़ाम क्या था, फातमी खिलाफत और हसन बिन सबा का क्या किरदार रहा, और आज के जदीद दौर में आगा खान कौन है और क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस्माइली विरसे से हमें क्या सीखना चाहिए। आठवीं सदी ईस्वी में जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो शिया मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हुआ। कुछ लोगों ने उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को अपना अगला इमाम चुना, जो बाद में असना अशरी कहलाए, जबकि दूसरों ने इमाम इस्माइल बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम को इमाम तस्लीम किया, जिनके मानने वाले इस्माइली बने। इस्माइलियों का अकीदा था कि इमाम खुदा की तरफ से मुकर्रर होता है और इमामत का सिलसिला इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही जारी रहेगा। ये फ़िरका वाराना तक़सीम बाद में शिया इस्लाम के बड़े मकातब फ़िक्र में तब्दील हो गई। जब इस्माइलियों को सियासी ताकतों की तरफ से सख्त जुल्म, जबर और तकलीफ का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी बका और नज़रियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इंतहाई मुनज़्ज़म और खुफिया दावती निज़ाम कायम किया। ये निज़ाम 3 अहम सतूनों पर खड़ा था: दाई, हुज्जत और इमाम। दाई वो शख्स होता था जो खुफिया तौर पर लोगों को इस्माइली अकीदे की तरफ दावत देता था। हुज्जत एक ऐसा आलिम या रहनुमा होता जो इमाम और अवाम के दरमियान राब्ते का काम करता, यानी इमाम का पैगाम समझाता और उसकी नुमाइंदगी करता। और सबसे अहम इमाम, जो उनके अकीदे के मुताबिक खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा रूहानी पेशवा होता और उसकी रहनुमाई को इलाही रहनुमाई समझा जाता। इस पूरे निज़ाम में राजदारी बहुत ज़रूरी थी। इस्माइली दायान अपने पैगाम को छुप कर फैलाते ताकि दुश्मनों को खबर तक ना हो। इस सिलसिले में उन्होंने तक़िया को अपनाया, यानी वक्त ख़तरा में अपने असल अकायद को छुपा लेना। ये अमल उनके लिए सिर्फ एक चालाकी नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक हिकमत अमली था। 909 ईस्वी में शुमाली अफ्रीका में इस्माइली मुसलमानों ने फातमी खिलाफत कायम की, जो एक ताकतवर और मुनफरिद इस्लामी रियासत थी। बाद में उन्होंने मिस्र को अपना दारुल हुकूमत बनाया और काहिरा शहर बसाया। इसी दौर में दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक जामिया अल अज़हर की बुनियाद रखी गई, जो आज भी इल्मी मैदान में नुमाया मकाम रखती है। फातमी खुलफा ने सिर्फ हुकूमत ही नहीं की बल्कि मजहबी रवादारी, साइंस, फिलॉसफी और फ़नून लतीफ़ा को खूब फ़रोग़ दिया, जिससे इस्लामी दुनिया में एक सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ। ईरान में इस्माइलियों का दूसरा अहम मरकज़ किला अल-मौत था, जहाँ 1090 ईस्वी में हसन बिन सबा ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम की। उन्होंने एक मुनज़्ज़म और वफादार गिरोह तैयार किया जिसे फिदाइन कहा जाता था। ये फिदाइन दुश्मन हुक्मरानों को चुपके से निशाना बनाते,
جس کی وجہ سے یورپی مورخین نے انہیں اسیسینز کہنا شروع کیا۔ یہ گروہ صلیبی جنگوں کے دوران یورپ میں بھی بہت مشہور ہوا اور آج لفظ اسیسینز اسی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ اسماعیلیوں کی یہ تاریخ نہ صرف عسکری لحاظ سے بلکہ فکری اور نظریاتی طور پر بھی منفرد مانی جاتی ہے۔ قلعہ الموت کے دور میں اسماعیلیوں کے ساتھ ایک عظیم فلسفی اور سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی نے بھی کام کیا۔ انہوں نے ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور فلسفی میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ ان کے سائنسی خیالات اتنے مؤثر تھے کہ بعد میں یورپی سائنٹسٹ نے بھی ان سے استفادہ حاصل کیا۔ یہ حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ اسماعیلی صرف ایک مذہبی گروہ نہیں تھے بلکہ علم، تحقیق اور فلسفے کی دنیا میں بھی ایک روشن قافلے کی حیثیت رکھتے تھے۔ 19ویں صدی میں آغا خان اول نے ایران سے ہجرت کی اور برٹش انڈیا میں آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے اسماعیلی کمیونٹی کی قیادت سنبھالی۔ ان کے پوتے آغا خان سوم سر سلطان محمد شاہ نے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا، مسلم لیگ کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور عالمی سطح پر لیگ آف نیشن میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ آج کے آغا خان چہارم، پرنس کریم آغا خان اور پرنس رحیم الحسینی دنیا کے عظیم فلاحی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا ادارہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN دنیا بھر میں تعلیم، صحت اور ثقافتی ورثہ کی بحالی جیسے شعبوں میں انقلابی کام کر رہا ہے، جو انسانیت کی خدمت کا روشن اور منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ دوستو، اسماعیلی ورثہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی قومیں بڑے کارنامے انجام دے سکتی ہیں، بس اگر ان کے پاس علم، صبر اور مقصد ہو۔ جس قوم نے چھپ کر بھی دنیا کو علم دیا، جو ظلم سہ کر بھی امن کی بات کرتی رہی اور جس کے امام آج بھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں، وہ قوم کسی عقیدے سے بالا تر ہو کر پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، جو قومیں علم سے رشتہ جوڑ لیں، وقت ان کے لیے رکتا نہیں بلکہ راستے بناتا ہے۔ اسماعیلی فرقہ ایک راز نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، امن، علم اور انسانیت کا پیغام۔